तो हम पढ़ रहे हैं मेजर फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। पहली आती है ट्रैक वन डिप्लोमेसी। ठीक है, कहीं भी पेपर में पूछा जा सकता है कि ट्रैक वन डिप्लोमेसी क्या होता है। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, ट्रैक वन। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो देश जो होते हैं, उन दो देशों के बीच में, उन दो देशों के बीच में कभी भी आप देखेंगे तो वहां पे आपस में बातचीत जब करते हैं, भारत को अगर किसी देश के साथ में बातचीत करनी हो तो उसके कई तरीके होते हैं बात करने के। एक होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बोलेंगे उसको, सरकार से सरकारी सत्र की वार्ता होंगी, उसको बोलेंगे हम ट्रैक वन डिप्लोमेसी। ट्रैक वन का मतलब है कि फर्स्ट ट्रैक ये होगा बातचीत करने का किसी देश के साथ में, कि वहां पर कोई भी देश जो है वो बातचीत करेगा तो गवर्नमेंट जो है वो उस दूसरी देश की गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेगी। ठीक है, तो इसको ट्रैक वन डिप्लोमेसी कहेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पीएम है, भारत का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से बात करेगा, कोई प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे देश के प्रेसिडेंट से बात करेगा। तो ये हुई सरकारी स्तर पर की हुई बातचीत, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। ठीक है, या जैसे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर भी तो सरकारी है ना, वही क्या करते हैं कि दूसरे देश के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इस सरकारी सत्र पर जितने भी काम होंगे, यानी कि सरकार अपने लेवल पे जो भी काम करेगी वो ट्रैक वन डिप्लोमेसी कहे जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेना है आप लोगों को, ये चीज आएगी यहाँ पे। तो यानी कि गवर्नमेंट जो है जब दूसरे देश की गवर्नमेंट से ही बात करे तो उसका यूज किया जाता है कि सरकार सरकारी सत्र पे वार्ता करेगी। ठीक है, या फॉरेन सेक्रेटरी इसके अंदर हो कौन सकते हैं, हम ये चीज देख रहे हैं कि कौन कौन कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जो है वो आपस में कर सकते हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कर सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे आप मान लीजिए कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, वो कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो है वो पाकिस्तान की यात्रा की, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की, या भारत का प्रधानमंत्री जो वो चाइना में गया, या चाइना का प्रधानमंत्री भारत में आया। इस तरीके से जब इनके बीच में बातचीत होती है तो उसे हम कहते हैं ट्रैक वन डिप्लोमेसी, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के सत्र पे बातचीत करती है। तो ये ट्रैक वन डिप्लोमेसी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द ट्रैक वन डिप्लोमेसी, उसके अंदर क्या आता है, तो वहां पे आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार बातचीत करे, वो ट्रैक वन है। इसके बाद दूसरी नीति अपनाता है भारत, जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी में वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी अपनाई जाती है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में क्या होता है कि एक व्यक्ति है मोंटविल, मोंटविल व्यक्ति हैं, मोंटविल नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको कोइन किया था ट्रैक टू डिप्लोमेसी। इसको बोलते हैं ट्रैक मिला में लिखा मिलेगा और ऐसे में लिखा मिल जाएगा, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी होगा। ट्रैक टू डिप्लोमेसी इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखा भी मिल सकता है। इसके अंदर क्या आएगा, जैसे फर्स्ट में तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट कर ही रही है, दूसरी इसमें आ जाएगा जी दो देशों के बीच में, मध्य उनके बीच में संबंध जो है, रिलेशन जो हो अच्छे बनाने हैं, और गवर्नमेंट जो है वो बातचीत नहीं कर पा रही है उस समय पे। उस समय पे क्या है कि वहां पे गवर्नमेंट बात नहीं कर पा रही है, और गवर्नमेंट जब बात ना कर पा रही है तो गवर्नमेंट दूसरे तरीके अपनाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट जो है अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए, उनको स्ट्रोंग करने के लिए फिर जोड़ती है जनता को जनता से। ठीक है, यानी कि पब्लिक टू पब्लिक, पब्लिक टू पब्लिक। ठीक है, या उसको आप बोल सकते हैं सिटीजन टू सिटीजन, C2C, C2C, सिटीजन टू सिटीजन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिटीजन टू सिटीजन। यानी कि यहाँ पे प्रयास होगा, जो भी प्रयास होगा वो सिविल सोसाइटी को जोड़ेंगे हम। सिविल सोसाइटी में सिटीजन टू सिटीजन या जनता से जनता को जब जोड़ने की बात आती है तो वहां पे जो है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करते हैं। तो वहां पे उन ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो जनता को एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है। तो भारत में जो है इस काम को सबसे पहले जो काम करने का सबसे ज्यादा, हम कहेंगे सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देंगे इस काम को, कि पब्लिक टू पब्लिक यानी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी भारत में सबसे ज्यादा किसने यूज की, और सबसे अच्छे ढंग से यूज किसने की, तो वो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो वो इसको यूज करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों देशों के बीच में, यानी कि जो देश हैं देशों के बीच में अपने जो कल्चरल रिलेशन है उनको बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, यानी कि वो हमेशा क्या करते थे कि देश से दूसरे देश के नागरिकों को जोड़ा जाए, और इसमें सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है कि
जो भारत का नागरिक, जो बॉर्डर कंट्रीज होती है, उनके साथ ज्यादा कोशिश होती है इनके अंदर, ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे कल्चरल कल्चरल कूटनीति भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल रिलेशन बढ़ाए जाते हैं। जैसे इंडिया ने क्या किया था 1999 में, बस सेवा शुरू की पाकिस्तान के साथ में, यानी कि इंडिया ने शुरू की बस सेवा। 1999 में भारत ने जो है पाकिस्तान के साथ में बस सेवा शुरू की थी, यानी कि भारत से पाकिस्तान की तरफ बस जाएगी और पाकिस्तान से भारत की तरफ बस आएगी। उसमें क्या हुआ, भारत के नागरिक बैठेंगे, पाकिस्तान के नागरिक बैठेंगे, आपस में बातचीत होगी, एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है। इससे हमारे कल्चरल रिलेशन मजबूत होते हैं, ठीक है। इससे लोग जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। फिर जैसे एक इसके अंदर ही है, जैसे समझौता एक्सप्रेस हमने 22 जुलाई 1976 को शुरू की थी, यही पाकिस्तान के साथ समझौता एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस भारत ने बांग्लादेश के साथ शुरू की थी 2008 में, मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। फिर जैसे सपोर्ट्स डिप्लोमेसी इसके अंदर भी आ जाती है, मेडिकल डिप्लोमेसी आ जाती है, ट्रांसपोर्ट डिप्लोमेसी आ जाती है। ये सारी डिप्लोमेसी जो है, ये सारी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर आती हैं। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर सकता है लोगों को जोड़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज काम कर रही है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर जो चीजें आएंगी वो चीजें आती हैं कि जब हम सिटीजन को सिटीजन के साथ जोड़ने की कोशिश करें, या कहें कि पीपल्स को पीपल्स के साथ जोड़ने की कोशिश करें, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का भी सहयोग ले सकते हैं, तो उसे कहेंगे हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसको हम कल्चरल डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर कई चीजें ली जाती हैं, कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की भारत जो क्या करता है कि भारत के लोगों के भारत की टीम का मैच जो वो दूसरे देशों की टीम के साथ मैच करवा सकता है। मान लीजिए भारत को जो है वो बाइलेटरल रिलेशन जो वो मजबूत करने हैं ईरान के साथ और या रसिया के साथ, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया जो है यहां से अपनी स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी यूज कर सकता है, कि हम जो है रसिया के साथ खेल खेलेंगे, हम वहां पे मैच करेंगे, और वहां पे इंडिया के प्रधानमंत्री भी बैठे होंगे, राष्ट्रपति पुतिन भी बैठे होंगे रसिया के। तो इनके बीच में फिर रिलेशन क्या होगा कि वहां से लोग आपस में जुड़े, क्यों, क्योंकि ग्राउंड बुक हुआ, ग्राउंड के अंदर आपस में लोग आए, मिले, बैठे, रिलेशन मजबूत हुए। ये यूज की जाती है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है। मेडिकल डिप्लोमेसी हो सकती है, जैसे हमने अभी पिछले दिनों जो है वो वैक्सीन डिप्लोमेसी का यूज किया था। वैक्सीन डिप्लोमेसी दुनिया भर के देशों ने, जिसने वैक्सीन बनाई, दूसरे देशों को फ्री में देने की कोशिश की। इससे क्या है कि एक देश की इमेज भी सुधरती है। तो मेडिकल डिप्लोमेसी कि हमने क्या किया कि हम अपने डॉक्टर भेज दे कहीं पे, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने यहां से कोई ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया और वो यहां से दूसरे देश में जाकर के अ, अपने रिलेशन बढ़ाने के लिए, देश के रिलेशन बढ़ाने के लिए वो यहां से डॉक्टर भी लेके जा सकता है, दवाइयां भी लेके जा सकता है। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बस शुरू कर दी, रेल सेवा शुरू कर दी, जैसे समझौता एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, ये रेल सेवाएं हैं। बस सेवा 1999 पाकिस्तान के साथ शुरू हुई। ये पेपर में पूछी जा सकती है भाई, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, पाकिस्तान को पढ़ाएंगे तब बता भी देंगे कि ये कब बंद हो गई थी, ये कब बंद हो गई थी, क्यों बंद हो गई थी, कारण बताएंगे वहां पे। इनको बंद भी किया जा चुका है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखनी है इस तरीके से, ठीक है। बाइलेटरल में बताएंगे वो कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रैक टू थी, पहले ट्रैक वन थी। ट्रैक ट्रैक वन में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ट्रैक टू में जो है वो सिटीजन टू सिटीजन। ट्रैक 1.5 अब है ट्रैक 1.5। देखिए ये ट्रैक 1.5 जैसे वो ऐसे लिखी जाती थी, एक जो है वो ऐसे लिखी जाती थी, ये जो है ये ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी होगी। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी में क्या होगा, 1.5 डिप्लोमेसी में क्या होगा, ये दोनों जगह पे काम करेगी, दोनों लेवल पे काम करेगी, ठीक है। दोनों लेवल एक साथ काम करते हैं, कि यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बात करते हैं हम, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो भी चलती है, सिटीजन टू सिटीजन वो भी चलती है, यानी कि जो हमारी सरकारी संगठन है वो भी यहाँ पे काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, वो भी काम करते हैं। मतलब कि इसमें ट्रैक वन एंड ट्रैक टू ये दोनों को शामिल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सरकार है, सरकार से सरकार की वार्ता भी जारी रहेगी, उनकी नेगोशिएशन चलेगी, जनता से जनता की भी बात जारी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरीके की कोशिशें जारी रहेंगी, यानी कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट लेवल के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री भी मिलेगा, और साथ में जो है वहां पे ट्रांसपोर्ट डिप्लोमेसी भी यूज होगी, सपोर्ट्स भी होगी, स्पोर्ट्स भी खेलते रहेंगे दोनों देश, मेडिकल डिप्लोमेसी भी शुरू होती रहेगी, ठीक है। वो एजुकेशनल डिप्लोमेसी भी आ जाती है इसके अंदर, कि हम जो है वहां पे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी खोल दे, इंडिया की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंडिया के और दोनों देशों के
स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है। लैंग्वेज डिपार्टमेंट खोल दे, ठीक है, कि यहाँ पे जो है उन देशों के लैंग्वेज डिपार्टमेंट खोले जाएं जो जिन देशों को हम चाहते हैं कि उनके साथ मजबूत संबंध हो। जैसे रसिया और इंडिया करते हैं, भारत में रसियन सिखाई जाती है, रसिया के अंदर हिंदी सिखाई जाती है, ठीक है, हिंदी सीखते हैं वहां पे लोग। तो ये ट्रैक 1.5 है जहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी चलेगी, साथ में सिटीजन टू सिटीजन भी चलेगी, ये दोनों चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। और जो ये सब चीजें जो हैं ये ट्रैक 1 ट्रैक 2 ट्रैक 1.5 ये डिप्लोमेसी है, ठीक है। इसके बाद आता है लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की एक पॉलिसी और है लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर क्या होता है देखिए, तो इसको हटाते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी को देखिए। लुक ईस्ट पॉलिसी में है क्या चीज, लुक ईस्ट पॉलिसी में जो चीज सबसे जरूरी जो चीज निकल करके आती उसको देखिए कि लुक ईस्ट, ये इंडिया है, आप देख रहे हैं आपके सामने है बिल्कुल, आप बना लीजिए अपने पेज पे, बनाने की कोशिश कीजिए कि हमने जो है ये इंडिया बना रखा है और इंडिया को जो है इस तरीके से डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। आपको लगे कि ये यहाँ पे कहाँ चले गए, हम तो जो है वो यहीं पे आके जो है वो खत्म हो जाता है हमारा एरिया, तो हम तो यहाँ तक हैं, ठीक है, हम तो फिर ये ऐसे चढ़ जाते हैं, ठीक है, तो हम तो यहाँ जुड़ेंगे सारे के सारे। तो ये वाला एरिया कैसे आ गया, अब देखिए, ये जो एरिया है, ये जो मान लीजिए ये है, ये है नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यानी कि इसको मान लीजिए कि ये पश्चिम का एरिया, भारत से इधर, ये इधर तो पश्चिम है, इधर पूर्व है, तो ये ईस्ट हो गया, लुक ईस्ट, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति, पूर्व की ओर देखो नीति, ठीक है। इसके अंदर जो देश आते हैं, जैसे कि आप जब देखेंगे कि यहाँ पे जो है आप थाईलैंड को देख पाएंगे, ठीक है, यहाँ स्विट्जरलैंड, ब्रुनेई, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, यहाँ म्यांमार, और फिर इधर आएंगे तो अलग जितने भी इनके जो देश शामिल हैं सारे के सारे वो देश आ जाएंगे, इसके 10 देश हैं यहाँ पे कुल मिलाकर के। यानी कि भारत जो है वो अपने इस एरिया से, भारत जो है वो सारा का सारा ध्यान इस तरफ लेके जाएगा अपना, ये लुक ईस्ट, ठीक है, पूर्व की ओर देखो नीति। तो यहाँ पे क्या है कि ये भारत की जो है ये एक भारत की विदेश नीति, इसको आप देख रहे हैं, यानी कि भारत इसका यूज करता है लुक ईस्ट पॉलिसी का। यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जो है वो भारत जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि ये जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, आसियान कंट्रीज जो हैं, मेनली बात ये क्या है कि ये आसियान कंट्रीज की तरफ हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये आसियान कंट्रीज हैं कि भारत जो है वो तो यहाँ खत्म हो रहा है चीजें लेकर के, ठीक है, लेकिन भारत जो है यहाँ से आगे के जो देश है, म्यांमार से आगे जो देश चलते हैं उनकी तरफ, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं जहां जिनको हम आसियान कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, उन देशों के साथ अपने रिलेशन बनाने की कोशिश करने के लिए इस नीति को अपनाता है। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि लुक ईस्ट का मतलब क्या है, पूर्व की ओर देखो नीति का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि आसियान कंट्रीज की तरफ देखना, पूर्वी देशों की तरफ देखना, ठीक है। एक लुक वेस्ट पॉलिसी भी है अपनी, वो होता है पश्चिम के देशों की तरफ देखना, पश्चिम के देश क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो इस नीति को अपनाया जाता है, आसियान जो कंट्रीज हैं और जो पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरफ जितने भी देश शामिल होंगे, यानी कि भारत से इधर पश्चिम बंगाल की तरफ जब हम चलते हैं और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर ये नॉर्थ ईस्ट के जो हमारी कंट्रीज हैं इनकी तरफ आते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज के साथ लगने वाले देश, इनसे इधर आने वाले देश, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इंडिया के नॉर्थ, मतलब कि लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर आते हैं। ईस्ट कंट्रीज हैं वो इंडिया की, पूर्व है दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो शामिल होंगे, ठीक है। तो इस पॉलिसी को जो है वो 2004 में नाम बदल दिया गया था इसका, शायद 2014 में नाम नाम बदल करके एक्ट विद ईस्ट कर दिया गया था 2014 में, ठीक है। तो 2014 याद रखना आप लोगों को, 2014 में क्या किया गया, इसका नाम बदल करके एक्ट विद ईस्ट कर दिया गया। किसने बदला एक्ट विद ईस्ट, किसने कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। आसियान कंट्रीज जैसे इसके अंदर देखो मेनली जब हम शामिल करते हैं ना यहाँ पे, उन किस किस को शामिल करते हैं हम, जो चीजें देखते हैं, देखो आपको ये जापान दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है आप देखिए, ये जो ऊपर है ये चाइना है, ये इधर जापान कंट्री है भाई, याद रखना, यहाँ पे जो है ये जापान कंट्री बना रखा है मैप के अंदर, ठीक है। ये जापान इसके अंदर नहीं, जापान ये है भारत की विदेश नीति नहीं,
नीति तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम पढ़ना। ये जापान यहाँ कंट्री, यहाँ चाइना है, ये सारे देश यहाँ पे जुड़ते हैं। तो इसके अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर जो हम देखते हैं वो जोड़ते हैं आसियान के 10 देश, जो आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके 10 देश। तो आसियान के 10 देश प्लस में चाइना, जापान, साउथ कोरिया प्लस नॉर्थ कोरिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आसियान प्लस 4 कंट्री जो हैं वो इसके अंदर आएंगी, ठीक है, वो यहाँ पे शामिल हो जाएंगी। तो इस नीति को जब शुरू किया गया, सबसे देखो 2014 में तो इसका नाम बदला गया। शुरुआत किसने की थी इस नीति की? शुरुआत की थी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो है उसने इसको शुरू किया था 1991 में, ये याद रखने की बात है, ठीक है। इन्होंने शुरू किया। इनके शुरू करने का जो मेन मोटिव था, इनका जो उद्देश्य था वो क्या था? वो ये था कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो इकोनॉमिक तौर पे काफी मजबूत होते जा रहे हैं। मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए आसियान कंट्रीज जो है वो एक तरीके से इकोनॉमिक तौर पे और स्ट्रेटेजिक तौर पे काफी विकसित है, ठीक है। और इसीलिए इनके साथ में जो है हम जो है अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना सकते हैं, अपने इकोनॉमिक रिलेशन बना सकते हैं। इन देशों के साथ में हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन जो है उनको डेवलप कर सकते हैं। और चीन को क्या कर सकते हैं? प्रतिसंतुलित करने का मतलब होता है कि चीन को कंट्रोल कर ले। चीन को जो है हम कंट्रोल कर लेंगे। चीन जो है वो हमारे सामने ज्यादा मजबूती नहीं हासिल करेगा अगर हम इन देशों के साथ संबंध बनाएंगे तो इधर, ठीक है। तो जापान कोरिया को जो है हम जो है, जो जापान है यहाँ पे जो इसको चाइना के साथ लगता है, जापान और साथ में जो कोरिया देश है उसको, मतलब साउथ कोरिया देश है यहाँ पे, उसको हम अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के तौर पे देखते हैं। इसके बाद क्या है कि 2014 में हनोई सम्मेलन के अंदर जो है वो अ, विदेश मंत्री, भारत की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज उस समय पे। तो 2014 में हनोई सम्मेलन होता है आसियान का, हनोई के अंदर आसियान का सम्मेलन होता है 2014 में। उस सम्मेलन में जो, उस कॉन्फ्रेंस में जो है एक्ट विद ईस्ट पॉलिसी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो हनोई सम्मेलन के अंदर जो भारत किस चीज पे जोर देता है? एक्ट विद ईस्ट। इसका नाम बदल दिया गया था उस समय तक। तो 2014 में सम्मेलन होता है, उस कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में जो है सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री के तौर पे जाती हैं और वहां पे वो बात करती है कि हम एक्ट विद ईस्ट पॉलिसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। हम इन देशों के साथ जो है वो ज्यादा कोशिश करेंगे रिलेशन बनाने की, ठीक है। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी। इसके बारे में मेन जितनी फैक्ट थे जानने की जरूरत थी वो याद हो गए। एक बार आप लोगों को कोशिश करनी है, लुक ईस्ट पॉलिसी डालना है विकिपीडिया पे, जो भी चीज लगे आपको इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। फैक्ट, सिर्फ फैक्ट नोट करना कि क्या फैक्ट है, कहीं कोई कोई चीज जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई, ठीक है। वैसे आगे आने वाले समय में हम करेंगे, जब आसियान को पढ़ेंगे तो लुक ईस्ट पॉलिसी भी आएगी वहां पे पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम गुजराल डॉक्ट्रिन की तरफ। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या कहता है? गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर देखिए, हमने कितना कल भी बात की गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है। तो गुजराल डॉक्ट्रिन भी इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है। इसको बनाने वाले जो हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन जो है, इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, इसको जिसने प्रोपोगेट किया था गुजराल डॉक्ट्रिन को, वो थे इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल। ये पेपर में भी आया होगा आपके इस बार, ठीक है। और ये एक्टिस्ट पॉलिसी है ना, जो ये पेपर में आ चुकी है, ये बार बार आती रहती है ये पॉलिसी। तो यहाँ पे इसको जो गुजराल डॉक्ट्रिन है, इसको जिसने बनाया था वो थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो वो पंजाब से थे, ठीक है। और भारत के विदेश मंत्री थे उस समय पे। ये 1991 से 1995 तक जो ये भारत के विदेश मंत्री रहते हैं। यानी कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जो है जो इंद्र कुमार गुजराल है वो भारत के विदेश मंत्री रहे हैं। और ये भारत के बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। 1996 में जो है इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो 1996 में ही जो है ये अपना सिद्धांत, ये जो डॉक्ट्रिन है गुजराल डॉक्ट्रिन जो है, इसको देते हैं। ये अपना प्रिंसिपल देते हैं 1996 में ही, ठीक है। और इसके अंदर वो 5 बातें मेन शामिल करते हैं। मेन जो है वो 5 बातें होती हैं इसके अंदर जिनको ये शामिल करते हैं। वो क्या है वो देखिए। पहली चीज तो ये कि विश्वास, ठीक है, ट्रस्ट करना है। दूसरी चीज ये कि प्रांत। तीसरी चीज है इंटरनल इश्यूज। चौथी चीज है कि जो द्विपक्षीय विवाद है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान के अपने, ठीक है, बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं जो आपस में द्विपक्षीय विवाद। फिर है राष्ट्रीय पहचान। ये 5 चीजें शामिल हैं इसके अंदर, इन 5 चीजों को शामिल करते हैं। इनका मतलब क्या है, ठीक है। और ये जो पूरे डॉक्ट्रिन है, गुजराल डॉक्ट्रिन जो है, ये पूरा का पूरा भारत के जो दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश हैं, दक्षिण एशिया के, यानी कि सार्क कंट्रीज को लगा लीजिए। जो सार्क कंट्रीज हैं,
साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन एसोसिएशन जो है, तो ये जो अपनी सार्क कंट्रीज हैं इनके बीच की बात करता है। ठीक है, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन जो है, ये सार्क कंट्री जो है इनके बीच की बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी बात करेंगे, ये इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया के साथ जैसे ये कौन है, श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पे नेपाल है, नेपाल है, यहाँ भूटान है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ मालदीव है। तो ये जो देश हैं, इन देशों के साथ जो है वो इंडिया के रिलेशन को मजबूत करने की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते क्या, देखिए ये 5 चीजें जो है इनको देखते हैं क्या क्या है। विश्वास का मतलब क्या है, ये ट्रस्ट की बात करते हैं कि ट्रस्ट करना पड़ेगा हमें। ये कहते हैं कि भारत के जो अपने दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके साथ में, उन पर हमें क्या करना, उनके ऊपर ट्रस्ट करके रखना, हमें उन पे हमें विश्वास करके रहना है। कि जो देश है भारत के साथ जो लगते हैं, जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं जितने भी भारत के साथ में, उनके साथ में हमें क्या करना है, विश्वास बना के रखना, उनके ऊपर भरोसा करना है। ठीक है, और भरोसा करके उनके साथ क्या करना है, हमें ट्रेड करना है। ट्रेड मतलब कि आदान प्रदान, आपस में लेन देन करना है हमें भरोसा करके। ठीक है, और दूसरी बात, विश्वास में ट्रस्ट में एक चीज रखनी है भारत को, कि भारत जो है वो कभी भी कोई भी चीज उनसे डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि स्वयं कोई मांग जो है उनके साथ नहीं कर सकता, खुद जो है उनके साथ भारत जो है कोई भी डिमांड नहीं लेके आएगा कि भारत किसी के साथ कोई डिमांड कर रहा है। नहीं, भारत को कोई डिमांड नहीं करनी है। ठीक है, अगर हम डिमांड करेंगे तो उनको लगेगा कि भारत जो है वो खेल खेल रहा है, उनको जो है भारत के ऊपर भरोसा नहीं होगा। ठीक है, भारत के ऊपर संदेह होगा। ठीक है, यानी कि ये कहना ये चाहते हैं कि भारत अगर किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहता है गुजराल डॉक्ट्रिन में, तो भारत रिलेशन बनाते हुए उनके ऊपर भरोसा करे, उनके ऊपर विश्वास करे, वो जो है उनके भरोसे को तोड़े ना। ठीक है, भरोसा करेंगे तो हम कामयाब होंगे, और कामयाब होने के लिए ये बात जरूरी कि हम भरोसा करें उन लोगों के ऊपर, और भरोसा ही करना हमारा सबसे बड़ा काम होगा। कि हम जो भी चीज लेन देन उनके साथ जो भी करें, हम भरोसा करके करें, हम डिमांड ना करें। डिमांड करने से ये लगता है कि ये देश कुछ ना कुछ अलग चीज चाहता है, तो हमें कोई डिमांड नहीं कर रही, उससे संदेह पैदा होता है। ठीक है, इससे रिलेशन खराब हो जाएंगे, तो हमें कोई डिमांड नहीं करनी है, हमें सिर्फ उनकी डिमांड पूरी करनी है। ठीक है, उनके साथ लेन देन जो वो विश्वास पे करना। दूसरी चीज है प्रांत। प्रांत का मतलब होता है, प्रांत देखिए, भारत को क्या करना है कि भारत जो है, भारत के ये साथ में कंट्री लगते ही है, तो भारत के यहाँ पे सीमावर्ती प्रांत भी लगते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, ये जो भारत है, इंडिया है जो यहाँ पे, इंडिया, इसको हटाओ एक बार, देखिए, तो यहाँ पे जो इंडिया है, देखिए इसको ध्यान से, इंडिया के साथ में जैसे ये बांग्लादेश लगता है, तो बांग्लादेश के साथ में वेस्ट बंगाल भी है, असम भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, ये देश लगते हैं, इनकी बाउंड्री लगती है। श्रीलंका, जैसे यहाँ पे तमिल समस्या है, तो यहाँ पे श्रीलंका के साथ में भारत की बाउंड्री लगती, बाउंड्री तो नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे भारत का तमिलनाडु उसके नजदीक पड़ता है। जैसे नेपाल है, नेपाल के साथ में जो भारत का उत्तराखंड भी लगता है, यूपी भी लगता है, बिहार भी लगता है, और वेस्ट बंगाल भी लगता है, असम भी लगता है, सिक्किम भी लगता है। तो यहाँ भी लगते हैं, भूटान के साथ में भी ऐसे लगते हैं, पाकिस्तान के साथ में भी ऐसे लगते हैं। तो ये कहना ये चाहता है कि हम इन सीमावर्ती प्रांतों का प्रयोग जो है वो कभी भी इनके खिलाफ नहीं करेंगे। ठीक है, इनके खिलाफ जो है किसी भी चीज में हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, कि हमारा प्रांत लगता है वहां हम अटैक करें, इनके खिलाफ कोई साजिश रचे। ठीक है, तो यहां हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत सिद्धांत जो ये प्रांत की जो बात करती है, ये दक्षिण एशिया के सभी देशों पर लागू किया जाए, कि देश जो है वो आपस में जो है इस चीज का पालन करे, वो किसी देश के ऊपर संदेह ना करे खाम खा। ठीक है, अपने सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो उनके बॉर्डर लगते हैं, बॉर्डर, जिन बॉर्डर एरियाज जो हैं, उन बॉर्डर एरियाज का प्रयोग जो है वो कभी भी ना करें। यानी कि भारत का कोई भी स्टेट लगता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लगता है किसी के साथ में, तो हम उसका प्रयोग कभी भी उस देश के खिलाफ ना करें। ये प्रांत का मतलब है। तीसरी चीज है आंतरिक मामले। आंतरिक मामले में क्या है कि कोई भी दक्षिण एशिया का देश, यानी कि भारत के साथ जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, उसमें सारे देश क्या करेंगे कि वो किसी भी देश के आंतरिक मामले में कभी भी इंटरवीन नहीं करेंगे। यानी कि इंटरनल जो इश्यूज हैं किसी भी देश के, उसके अंदर हम कभी भी जो है एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं करेंगे, एक दूसरे के कोई खिलाफ बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम उनको जोड़ के रखेंगे। ठीक है, जोड़ के रखने का मामला ये है कि हम जो है उनकी जो इंटरनल बातें हैं, उनका आंतरिक मामला जो है, ठीक है, वो इंटरनल जो उनकी भी जो इश्यू है, वो देश खुद सुलटेगा अपने इश्यू से।
कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा वहां पे, ठीक है। ये इंटरनल मामलों की बात है। तीसरी बात गुजराल बोलते हैं कि द्विपक्षीय विवाद, यानी कि बायलैटरल डिस्प्यूट्स होते हैं। हर एक देश जो है वो अपने, उनके जो अपने विवाद है, आपसी विवाद है, यानी कि भारत पाकिस्तान का मान लीजिए आप आपसी विवाद है, द्विपक्षीय है, दोनों पक्षों की बात है, ठीक है। तो इन दोनों पक्षों के बीच में जो है वो आपसी विवाद जो है वो निपटारा करना, उनको उसके लिए क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, वार्ता करेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे, ठीक है। वो कभी भी जो है यहाँ पर जो है वो हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, वार में नहीं जाएंगे। हमेशा जो निपटारा है द्विपक्षीय वार्ता से ही होगा। यानी कि एक चीज ये भी है कि यहाँ पे कोई तीसरा पक्ष जो है वो, यानी कि कोई तीसरा देश यहाँ शामिल नहीं होगा। भारत पाकिस्तान की अगर बात है तो भारत पाकिस्तान ही समाधान करेंगे उसका। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका वो बीच में नहीं आएंगे। भारत श्रीलंका का मामला तो पाकिस्तान बीच में नहीं आएगा, ठीक है। उधर मान लीजिए नेपाल भूटान का मामला है तो भारत बीच में नहीं आएगा। भारत नेपाल का मामला है तो नेपाल भूटान पाकिस्तान श्रीलंका ये कोई बीच में नहीं आएगा। बीच में सिर्फ सिर्फ यही देश रहेंगे। आपस में जिन देशों के बीच में झगड़ा है वो खुद सुलझाएंगे और वही आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है। पांचवी जो बात है वो है यानी कि राष्ट्रीय पहचान, नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी का मतलब ये है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे की जो अपनी पहचान होती है, यानी कि मान लीजिए भारत के लोगों की अपनी पहचान है, ठीक है। तो भारत के लोग जो हैं वो अपनी पहचान को सिक्योर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और चीज क्या होगी कि मान लीजिए कि बांग्लादेश के लोग हैं वो बंगाली बोलते हैं, ठीक है, उनका कल्चर अलग है, उनकी पहचान बनती है ना उस चीज से कि ये बांग्लादेश का है, बंगाली बोलता है, ठीक है। तमिल जो है श्रीलंका से जो आते हैं उन तमिल की अपनी एक पहचान है, तो तमिल जो हो वो अपने आप तरीके से बात करेंगे, तमिलों की अपनी एक पहचान है। तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनको कभी भी जेलसी फील नहीं करवाएंगे कि ये देखो ये बंगाली, देखो इसको बोलना तक नहीं आता, क्या बोल रहा है तू, ठीक है। उधर से हम बोल देखो ये नेपाली, इसकी शक्ल देखो, ठीक है। यानी कि उसकी नेशनल आइडेंटिटी है, इसकी शक्ल देखो जैसे आंखें अंदर घुसी हुई है। भूटान वालों को हम ऐसे बोल दे कि इन उनके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे हम इस तरीके से। यानी कि हम जो है किसी भी देश के लिए कोई भी बात करेंगे, दोनों देश जो हैं वो आपस में उनकी नेशनल आइडेंटिटी को हरास नहीं करेंगे, नेशनल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। ये इसके अंदर आता है राष्ट्रीय पहचान के अंदर, कि हम उसकी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसका सम्मान करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। राष्ट्रीय पहचान में उसके झंडे की भी बात हो सकती है, राष्ट्रीय पहचान में उनके कल्चर की भी हो सकती है, राष्ट्रीय पहचान में जो है वो उनके संगीत, म्यूजिक, भाषा, लैंग्वेज सब कुछ आ सकता है। उन सब चीजों की हम बात करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट से हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये एक बात थी, ये गुजराल डॉक्ट्रिन था। इसके बाद जो बात आती है वो आती है कृष्णा डॉक्ट्रिन की। कृष्णा डॉक्ट्रिन क्या कहता है, कृष्णा डॉक्ट्रिन को देखिए, ये पेपर में आया नहीं है, आ सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा कौन थे? कृष्णा जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री किसके, कर्नाटक के, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और ये जो यूपीए 2 है, यूपीए 2 यानी कि यूपीए 2 का मतलब है कि 2009 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है दोबारा से, वो यूपीए 2 है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए 2 बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके अंदर जो ये भारत के विदेश मंत्री रहे थे, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो कृष्णा डॉक्ट्रिन के अंदर जो क्रिश्चियन जो हैं वो भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2006 में, कृष्ण कुमार नाम है इनका पूरा, कृष्ण कुमार, तो इन्होंने 2006 में एक डॉक्ट्रिन देते हैं ये, यानी कि जब ये मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, ठीक है, तो ये कृष्णा जो कृष्ण डॉक्ट्रिन जो है ये वो देते हैं, ठीक है। पहली वाली सरकार में तो मंत्री नहीं थे ये, लेकिन सेकंड में जो है ये विदेश मंत्री है भारत के, कृष्ण कृष्ण कुमार। तो 2006 में ये अपना एक प्रिंसिपल देते हैं, उसमें क्या कहते हैं, ठीक है। इनका ये जो प्रिंसिपल है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये भारत के एनआरआईज को लेकर के है। यानी कि भारत के जो एनआरआई हैं, यानी कि जो भारत का जो डायस्पोरा है, जो भारत से नेशनल रेजिडेंस इंडिया, ठीक है, वो जो भारत से बाहर लोग रहते हैं, ठीक है, वो उन देशों की बात करते हैं, एनआरआई से रिलेटेड है। यही बात मेन है कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये भारत के एनआरआई से रिलेटेड है। देने वाला कौन है, कृष्ण कुमार, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, यूपीए 2 में विदेश मंत्री, ठीक है। 2006 में ये डॉक्ट्रिन आता है। तो इन्होंने जो है इसमें उन्होंने कहा कि जो भारत के जो प्रवासी भारतीय हैं, यानी कि भारत छोड़ करके दूसरे देशों में जो रह रहे हैं एनआरआई जो हैं भारत के, उनके इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। उनका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है भारत को।
ताकि उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर किया जा सके, ठीक है, उनकी जो विदेशों में जो रहते हैं उनको सिक्योर किया जा सके। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं कि भारत के बहुत सारे एनआरआई जो हैं वो दुनिया भर में रहते हैं, ठीक है। भारत के एनआरआई जो हैं वो अमेरिका में भी रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं, कनाडा में भी रहते हैं, और जो अन्य देश हैं उनके अंदर भी रहते हैं। तो वहां पे जो भारत के लिए जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वहां पे वो कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो भारत में लेके आते हैं। इसीलिए वो वहां पे जब रहते हैं तो वहां पे रहते हुए जो है उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर फोकस करे भारत सरकार और उनको बनाए रखे, ठीक है। उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना है इंडिया को विदेशों के अंदर, ठीक है। और साथ में जो है उनको भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो कल्चर यानी कि जो हेरिटेज है इंडिया का, इंडिया की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत जो हो उससे जोड़ने की कोशिश करें। यानी कि उन लोगों को जो बाहर गए हुए हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। वो भारत में आए दोबारा से, भारत उनको प्रमोट करे, यानी कि भारतीय संस्कृति को वो भूले ना, भारतीय विरासत को वो भूले ना। जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे ना कि हरियाणा के लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है डीजे बजा के घूमते हैं, हरियाणवी गाने बजाते हैं, वहां पे गाड़ियों में चलते हरियाणवी गाने बजा के चलते हैं। ये कल्चरल चीजें हैं कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरियाणा का जो कल्चर है वहां पे जैसे मान लीजिए होली फाग है, उसको मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं वो, ठीक है। तो बहुत धूमधाम से जिस तरीके से वो मनाते हैं वो इसीलिए कि भारत सरकार प्रयास करती है, ठीक है, उनको मुहैया करवाती है चीजें कि आप इनको सेलिब्रेट कीजिए। तो जितने भी हमारे फेस्टिवल उनको वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जो हमारी संस्कृति को जोड़े रखेंगे, ये भारत की जो इकोनॉमी है उसको मजबूत करने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सहायता करते हैं हमारी, ठीक है। तो एनआरआई को हम क्या मान सकते हैं? एनआरआई को गैर सरकारी राजदूत, यानी कि सरकार अपने राजदूत नियुक्त करती है, यानी कि हम जो है अपने एम्बेसडर नियुक्त करते हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने एम्बेसडर, इनको गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट एम्बेसडर होंगे ये हमारे, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्बेसडर इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनको सरकार ने नहीं भेजा है। इनको किसने भेजा है? ये जो भेजे गए हैं ये सारे भेजे गए हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। ये पैसा कमाने गए हैं, ये पैसा कमा करके वापस भारत में लेके आते हैं, और जब भारत में पैसा लेकर के आएंगे तो उससे भारत की जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी, ठीक है। और ये क्या करेंगे? दूसरे काम, इन्होंने अच्छा पैसा कमाया, भारत में आए, भारत में कोई कंपनी शुरू कर दी, लोगों के लिए रोजगार शुरू करेंगे ये लोग। तो इसीलिए जो कृष्णा डॉक्ट्रिन यही बात कहना चाहता है कि इन लोगों के लिए हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है। एक नोट करने वाली बात यह है कि एक सिंघवी समिति बनी थी, ये आपको याद रखनी है। सिंघवी समिति जो है, सिंघवी समिति की सिफारिश पर जो है 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसने जो है वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो किया था। मतलब कि एनआरआई कॉन्फ्रेंस, इंडिया के देशों, इंडिया के जो एनआरआई हैं उनके लिए यहाँ पे एक एनआरआई कॉन्फ्रेंस की गई थी 2002 में। सिंघवी समिति ने जो है वो अपनी रिपोर्ट दी थी, 2001 में ये सिंघवी समिति बनती है, ठीक है, और 2002 में ही इसकी रिपोर्ट आती है। और 2002 में ही जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, बीजेपी की जो सरकार थी उस समय पे, उसने जो है ये इंडियन डायस्पोरा जो कॉन्फ्रेंस है उसको किया था इन्होंने लागू, ठीक है, एक सबमिट करवाई थी। उस वहां से शुरू होती है 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से, ठीक है। तो ये बात नोट करने की है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी आती है इंडिया की, वो आती है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। देखो ये जो चीजें बता रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छांट काट के चीजें लाई गई है। पढ़ने को बहुत चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन हमें पढ़नी वही है जहां से हम क्वेश्चन निकाल सकें। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो देखिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कौन शुरू करता है? आपको ये भी याद रखना है कि किस पॉलिसी को किसने शुरू किया, ये पेपर में आती है, पूछी जाती है हर बार। और यहां से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये पॉलिसी जो है, जो बता रहे हैं, कल की जो क्लास हुई थी, आज की जो क्लास हो रही है, दोनों में से एक एक क्वेश्चन पक्का लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है वो मोदी सरकार ने जो है इसको शुरू किया था, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसको शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसको क्यों शुरू किया गया? भारत के जो अपने पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ में अपने जो रिलेशन है उन रिलेशन को हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके, अपने पड़ोसी देशों के साथ में रिलेशन को ज्यादा मजबूत कर सके, ठीक है। इसलिए इसको शुरू किया गया था, 2015 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अंदर जो मेनली चार बातें हैं, चार बिंदु इसके अंदर जो है वो फिक्स किए गए हैं, चार पॉइंट जो हो वो मेनली यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहली चीज यह है कि जो हाई लेवल पे जो है हम जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ में हाई लेवल पे विचार विमर्श करें, ठीक है। मतलब कि हम जो है अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में एक बड़े लेवल पे
बड़े चीजों के लिए बातचीत शुरू की जाए, ठीक है, उसको स्थापित किया जाए कि भारत बांग्लादेश से रिलेशन शुरू कर रहा है, तो भारत को बांग्लादेश के साथ में मिलिट्री से लेकर के इकोनॉमी से लेकर के बड़े लेवल की बातें करनी पड़ेंगी, उच्च स्तरीय विचार विमर्श, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उससे मजबूत होगी। दूसरी बात ये कहती है कि भारत की जो विकास की साझेदारी का जो विस्तार करना है, ठीक है, यानी कि भारत जो है वो डेवलप्ड होना चाहता है, तो भारत की डेवलपमेंट के लिए जो है उसको अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया कि नेबर्स के साथ अगर हम अच्छे रिलेशन रखेंगे तो भारत का जो विकास है वो और ज्यादा होगा। मान लीजिए भारत को कॉटन की जरूरत है, तो कॉटन बांग्लादेश से बेहतर कहीं नहीं मिलता पूरी दुनिया में, बांग्लादेश से सस्ता कहीं नहीं मिलता, तो भारत जो है वो कॉटन के लिए किसके साथ जाएगा, इनके साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है डेवलपमेंट के लिए जो साझेदारी है, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट बना के रखनी है इनके साथ में, ठीक है, जो नीड तैयार करनी है, पार्टनरशिप डीड तैयार होनी है हमारे यहाँ पे, यानी कि मतलब पड़ोसी देशों को साझेदारी के तौर पे शामिल करना है, यानी कि हम उसके ऊपर काम करें, तो यहाँ पे कोई भी देश जो है उसके साथ रिलेशन ऐसे स्थापित करें हम कि वो हमारे साथ में एक साझेदार के तौर पे, ठीक है, एक सहयोगी के तौर पे काम कर पाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये रखते हैं कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के साथ, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि भारत जो है वो इन देशों के साथ में, जो पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों के साथ में रहते हुए एक काम करेगा कि इनके साथ में हम जो है वो अपने कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे, यानी कि बातचीत जो है वो मजबूत होनी चाहिए, कनेक्टिविटी हमारी जो है वो मजबूत होनी चाहिए कि हम जब भी मन करे तब बातचीत कर सके इनके साथ में। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब ये भी कि भारतीय कोई कंपनी जो है वो वहां पे जाकर के, मान लीजिए जियो कंपनी है, वहां पे जाके वो शुरू कर सकती है सुविधाएं, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होगा कि भारत का विदेश मंत्रालय जो है उनके विदेश मंत्रालय से जब चाहे एक फोन कॉल पे बात हो जाए, एक फोन किया तुरंत फोन उठाएं, इस तरीके की हमें वहां पे रिलेशन स्टेब्लिश करने हैं। दूसरी चीज की यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात है कि भारत जो है, जो पड़ोसी देश है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करवाएगा मिल करके उनके साथ में। बेसिक स्ट्रक्चर में है कि वहां पे हम हॉस्पिटल्स खोलेंगे, हॉस्पिटल्स को मजबूती प्रदान करेंगे, वहां पे हम अपनी कंपनियां भेजेंगे ताकि वो उनकी डेवलपमेंट कर सके, वहां पे हम सड़क बनाएंगे उनके लिए, वहां पे हम पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, वहां पे हम एजुकेशन के लिए स्कूल खोलेंगे। इस तरीके, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना, इस बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी इसी चीज से मजबूत होगी, ठीक है, इसी के साथ में बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होगा, ठीक है। तो ये एक तीसरी बात थी कि तीसरा पॉइंट ये होगा कि हम नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पहले नेबर को रखेंगे, पड़ोसी पहले पड़ोस को रखेंगे, पहले पड़ोस की नीति बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले पड़ोस की नीति में जो है ये तीन बिंदु ये थे, ठीक है, कि कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, उसके साथ में बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, हम जो भी बात करेंगे बहुत हाई लेवल की बात करेंगे, उनको जो है पड़ोसी देशों को अपना साझेदार मान के बात करेंगे, ठीक है, उनके साथ में जो है साझेदारी के तौर पर बात करेंगे। फोर्थ जो है इंटरनल डिस्प्यूट्स जो हैं उसमें हम किसी के हस्तक्षेप ना करें, ठीक है, ना हम करें ना वो करें, हमारा आंतरिक मामला है हम सुलझाएंगे, बांग्लादेश का आंतरिक है, पाकिस्तान का आंतरिक है, वो खुद सुलझाएंगे, श्रीलंका का आंतरिक है वो खुद सुलझेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग कर सकते हैं अगर वो सहयोग मांगेगा, तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि कोई देश के अंदर जो है वो बातचीत चल रही किसी मुद्दे को लेकर के और हम कहें कि ये बांग्लादेश गलत कर रहा है, ये श्रीलंका गलत कर रहा है, ये म्यांमार गलत कर रहा है, भारत तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, भाई तुम्हारा आंतरिक मामला है, तुम सुलटो, हमें नहीं पता, तुम्हारे देश में कुछ भी करो तुम, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उसमें, हम हेल्प करेंगे, हम तैयार हैं, ठीक है। तो आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसे ही दूसरे देशों को करना है। भारत का आंतरिक मामला चल रहा है तो विदेश वाले बोले ना बीच में, पड़ोसी जो है वो बीच में ना आए हमारे, हम अपना सुलटेंगे यार, तुम बीच में क्यों आओगे। तो ये बात कहता है ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो ये चार बातें थी, इन चार बातों को रट लेना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ये चार बातें ही सबसे मेन है जो याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी, किसने शुरू की, मोदी सरकार ने। कब शुरू की, 2015 में, ठीक है। आपको ये क्रोनोलॉजी में पूछी जाएंगी पेपर के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी, यहाँ बहुत फैक्चुअल आता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, सब कुछ फैक्चुअल आएगा फॉरेन पॉलिसी के अंदर। और मुझे लगता है कि ये ऐसी यूनिट है जहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशिया। कनेक्ट सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया कौन सी है, मध्य एशिया के देश कौन से हैं। देखिए मैं एक बार आपको मैप पे लेके चलता हूं, जो हमने मैप बनाया था, ये मैप है, ठीक है, ये मैप है, आप इसको देखिए यहाँ पे। कनेक्ट सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं हम। कनेक्ट सेंट्रल एशिया में होता क्या है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया में जब आप जो है यहां से, जैसे ये
ये इंडिया जुड़ता है यहां पे, ठीक है, ये इंडिया हो गया। इसके ऊपर अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, दागिस्तान है, ठीक है, ये देश जुड़ते हैं। आपको समझ में आ गया? ये सेंट्रल एशिया है, ये मध्य एशिया बोलते हैं इसको, रसिया के नीचे वाले, यानी कि ये वो देश हैं जो यूरोपियन सॉरी सोवियत यूनियन से अलग हुए देश हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान से ऊपर चलेंगे यहाँ, इधर ये इधर ईरान है, ईरान से ऊपर के देश, पाकिस्तान से ऊपर, भारत से ऊपर, इनके साथ में कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी इसको रिप्रेजेंट करती है। अब चलते हैं अपनी पॉलिसी के ऊपर, वो क्या कहती है, ठीक है। देखिए, कनेक्ट सेंट्रल एशिया में क्या है कि हमें यहाँ पर जो है, यानी कि जो मध्य एशिया का, मध्य एशिया जो, उसके बारे में बात करें, मध्य एशिया पता होना चाहिए। मध्य एशिया में कौन से, यूएसएसआर से जो देश टूटे थे, 5 देश, यूएसएसआर से टूटे हुए 5 देश, मैं कह रहा था कि सोवियत यूनियन से टूटे हुए 5 देश जो हैं, वो एशिया के मध्य में स्थित हैं, एशिया के बिल्कुल मिडल में स्थित हैं, इसीलिए इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। जिसके अंदर कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, और ऊपर से इधर से अफगानिस्तान आता है फिर नीचे की तरफ, ठीक है, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, 4 देश ही, अफगानिस्तान और। तो भारत ने जो है इन देशों के साथ में जो है किस चीज के लिए रिलेशन बना रखे हैं, सेंट्रल एशिया के साथ हम कनेक्ट होने की बात करते हैं। इन देशों के अंदर जो है ना, वो जो रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये देश जो है, ये ऊर्जा सुरक्षा, उसमें बहुत मजबूत देश हैं। यानी कि ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि एनर्जी जो पावर है, एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर जो ये बहुत मतलब कि सिक्योर कंट्रीज है, ठीक है। तो अपनी इसी एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने ये नीति अपनाई थी कि हम जो यहां से जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हासिल कर सकें, ठीक है, और उससे जो है हम अपनी जो एनर्जी की प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट कर सकें, ठीक है। द कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी इसी को कहते हैं हम, कि हम जो है इन 5 देशों के साथ में, यूएसएसआर से जो टूटे हुए 5 देश हैं उनको हम कहते हैं कनेक्ट सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल एशिया के देश हैं, वो एशिया के बिल्कुल मध्य में आते हैं। तो इसको कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बोलते हैं, इनके साथ में अच्छे संबंध बनाने की बात जब हम करते हैं, ठीक है। तो इसी का परिणाम है कि भारत ने जो है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया की सफलता है ये हमारी, कि हमने जो है वो, भारत ने जो है वो तापी पॉलिसी शुरू कर रखी है, ठीक है। तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पॉलिसी, ये पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, ठीक है। कजाकिस्तान के साथ में जो है हमने एक और चीज कर रखी है, वो कर रखी है सिविल न्यूक्लियर डील। इसी पॉलिसी का परिणाम है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का, यही पॉलिसी है जिसके कारण हमने तापी योजना शुरू कर रखी है, ठीक है। तापी योजना ऐसे आती है हमारे देश में, देखिए, जो ये देश है ना, यहां से ऐसे ऐसे आती है, ये गैस पाइपलाइन है, ये इस तरीके से आती है यहाँ इंडिया के अंदर जुड़ने के बाद, ठीक है। तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया में ये 5 देश है, यहां से हम गैस पाइपलाइन लेते हैं, ठीक है। और इसी से जो है कजाकिस्तान के साथ जो हमने सिविल न्यूक्लियर डील कर रखी है, तो सिविल न्यूक्लियर डील जो वो भारत के लिए, तो कजाकिस्तान के साथ जो हमारे जो प्राकृतिक गैस समझौता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो हमारा इनके साथ जुड़ा हुआ है, किर्गिस्तान के साथ में, किर्गिस्तान के साथ में जो है इसी पॉलिसी की सक्सेस है ये बहुत मतलब कि सक्सेसफुल भारत की नीति रही है, कि हमने यहाँ पे क्या क्या, तापी योजना सक्सेस रही हमारी, वो तैयार की, सिविल न्यूक्लियर डील इनके साथ हमने की, वो साथ रही कजाकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ हमने जो है नेचुरल गैस एग्रीमेंट कर रखा है, नेचुरल गैस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉलिसी की जो सक्सेस है उसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो भारत को एक और चीज है इसके अंदर, भारत को एससीओ की जो सदस्यता मिली है, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन जो है उसके अंदर, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर जो भारत को जो है वो मेंबरशिप मिली हुई है 2017 में, जो मिली थी जून 2017 में। तो वो जो मेंबरशिप है वो भी हमें इसी का परिणाम है कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हमने लागू की थी, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये मैंने लिखा नहीं है कि कब शुरू की थी, आपको याद करनी है, आपको निकालनी है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी कब शुरू की गई थी। इसके बाद जो हम चलते हैं, इसके बाद चलते हैं पैरा डिप्लोमेसी पे। पैरा डिप्लोमेसी क्या कहती है उसको देखिए। पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है, ये किसी भी देश की विदेश नीति हो सकती है, जरूरी नहीं कि भारत की होगी, कोई भी देश है, किसी भी देश की जो है ये फॉरेन पॉलिसी बन सकती है, ठीक है। मतलब भारत ने इस पे फोकस बहुत ज्यादा किया है। पैरा डिप्लोमेसी को समझिए कैसे है, देखिए, इसका मतलब क्या है, 2 देश हैं,
एक भारत, ठीक है, मान लीजिए दूसरा रसिया। एक देश का जो प्रधानमंत्री है, उस देश के प्रधानमंत्री के साथ जब उस देश का मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री जाए, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो रसिया में जा रहे हैं और रसिया में जाकर के वहां पे अपने साथ में भारत के मान लीजिए कर्नाटक के प्रधानमंत्री को लेके चले गए। यानी कि भारत था, भारत का प्रधानमंत्री, कर्नाटक एक स्टेट है भारत का, तो स्टेट का प्रधान, स्टेट का भी प्रधान हुआ, मुख्यमंत्री मुख्य प्रधान हुआ वो। तो वहां पे जाकर के अपने समकक्ष प्रांत के, यानी कि उसके पैरेलल जो स्टेट होगा, यानी कि जैसे भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो किसके समकक्ष होगा वहां पे, रूस के राष्ट्रपति के, क्योंकि रूस का राष्ट्रपति जो वो रसिया को रिप्रेजेंट करेगा, भारत का प्रधानमंत्री भारत को करेगा, ये बात हो गई। अब मान लीजिए भारत का गवर्नर गया, कर्नाटक का गवर्नर गया वहां पे, नहीं कर्नाटक का सीएम गया मान लीजिए, या फिर मान लीजिए गुजरात का सीएम गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये था भारत के अंदर स्टेट, इस स्टेट का सीएम है ये। अब इसी के बराबर का होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री भारत को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऐसे ही रसिया के अंदर भी कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि उस राष्ट्रपति से निचले वाले ही सत्र का हो, किसी स्टेट का प्रेसिडेंट हो, यानी कि वहां के स्टेट, यानी कि कर्नाटक के सीएम के बराबर वहां पे कौन होगा, गवर्नर होगा, वहां का गवर्नर होगा। यानी कि साइबेरिया मान लीजिए एक प्रांत है, ठीक है, साइबेरिया एक स्टेट मान लीजिए, उसका गवर्नर जो है वो इसके बराबर है, इसके बराबर है कर्नाटक के सीएम के या गुजरात के सीएम के, इसके साथ हुआ पूर्वी जोन का गवर्नर जो है वो पूर्वी जोन एक स्टेट है, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति एक जैसे पद पे हैं, भारत के कर्नाटक का सीएम, साइबेरिया का गवर्नर, दोनों एक जैसे पद पे हैं, किसी को रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े प्रांत को। गुजरात का सीएम या पूर्वी जोन का गवर्नर रसिया के अंदर, दोनों आपस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा पैरा डिप्लोमेसी में कि ये जो है ये इससे बात कर सकता है, और मान लीजिए इसको कोई पॉलिसी लागू करवानी है अपने देश के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, तो ये डायरेक्ट इससे जाके मिलेगा, प्रधानमंत्री के साथ जाएगा, इससे मिलेगा, ठीक है। एक सीएम दूसरे सीएम से, दूसरे देश का जो स्टेट है उसके सीएम से बात करे या गवर्नर से बात करे, जो भी वहां पे पद है उससे, ठीक है। तो उसके साथ बात करने जाए तो उसे कहेंगे पारा डिप्लोमेसी, ठीक है। यानी कि ये रूस की यात्रा पे हमने भेज रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गई ये बात? अगर नहीं आई तो दोबारा पूछिए इस बात को, जिसको नहीं आई बोलिए। बता दीजिए अगर किसी को कोई इसमें दिक्कत लग रही है, क्लियर नहीं हुई है तो बताइए, इसको दोबारा बता देंगे। हाँ, मैंने पैरा डिप्लोमेसी बताई है कि इसके अंदर जो है ना, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक देश के प्रधानमंत्री के साथ जब उस देश का मुख्यमंत्री भी जाए और वहां पे जाकर के, दूसरे देश में जहां ये गए हैं, अपने समकक्ष यानी कि अपने समान कक्ष में, यानी कि जो पद वो रखता उसी पद के, यानी कि अपने समान पावर वाले व्यक्ति के साथ में वो जो है, या उस समकक्ष प्रांत के मुखिया जो हैं उसके साथ में जाकर के बातचीत करे। यानी कि हरियाणा का सीएम जो है, मान लीजिए अमेरिका के किसी स्टेट का जो गवर्नर है उसके साथ जाके बात करे, उसको कहेंगे हम पैरा डिप्लोमेसी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक वेस्ट पॉलिसी को समझिए ये क्या कहता है। लुक वेस्ट पॉलिसी के अंदर जो है, लुक वेस्ट, अब देखिए हमने देखी थी लुक ईस्ट, लुक ईस्ट का मतलब था ये इंडिया था, इससे हम देख रहे थे इस तरफ, ये ईस्ट था, हमने वही बनाया, फिर से बना लीजिए, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये हो गए। हमने देखा ईस्ट की तरफ, लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट की तरफ गए थे, तब हम जा रहे थे आसियान कंट्रीज की तरफ। अब हम जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, देखो वेस्ट आ गया है। कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, एक बार पेपर में आया था ये प्रश्न कि लुक वेस्ट में, लुक वेस्ट पॉलिसी में वेस्ट का मतलब क्या है। कई लोगों ने क्या किया कि वेस्ट का मतलब लगा दिया कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो, पेपर में ऑप्शन आ गया पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो, लेकिन वो तो नहीं है। अभी ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहां से शुरू होता है ये बनाना, आप देख लेना, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहां से ऐसे बनते बनते ये स्वेज नहर को काटते हुए यहाँ पे आ जाते हैं हम, और यहाँ से काटते काटते ये पहुंचते हैं हम इंडिया की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिया आ गया।
इंडिया है। अब हम इससे इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे ईरान से होते होते ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट आ गया, यहाँ पे ये गल्फ कंट्रीज जो है, ये गल्फ कंट्री, ध्यान दीजिए, गल्फ कंट्री यानी ऑयल वाली कंट्रीज, ऑयल कंट्रीज जो हैं उनकी तरफ जा रहे हैं हम, यानी कि तेल वाली गल्फ कंट्रीज के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए जो नीति अपनाई जाती है, जिस पॉलिसी का हम यूज करते हैं उसको लुक वेस्ट पॉलिसी कहते हैं। यानी कि हम इसको यूज करते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ में, ये लुक वेस्ट है। हम चीजों को देख रहे हैं कि भाई बहुत ही हाइपर होके नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है, अपने देश की जरूरतें पूरी करनी है उस तरीके से। तो देश की जरूरतें हमने देखा कि इकोनॉमिक तौर पे जो है वो ईस्ट वाले देशों से मिलकर कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली तौर पे कर सकते हैं। वेस्ट में जो है गल्फ कंट्रीज हमारी इकोनॉमिक जरूरतें पूरी करती हैं, इनके साथ में जुड़ जाते हैं, क्या दिक्कत है? ईरान के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, दुबई के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, सऊदी अरब के साथ हमारे रिलेशन अच्छे क्यों हैं, इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन क्यों हैं, फिलिस्तीन को हम क्यों विरोध नहीं करते? ठीक है, यही चीज है कि हम यहाँ से चीजें लेते हैं इन गल्फ कंट्रीज के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे इन देशों की से जो है वो भारत ऑयल का जो वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, भारत यहाँ से तेल मंगवाता है। और दूसरी बात यह है कि लुक वेस्ट पॉलिसी मतलब ये जो दुबई कंट्री है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, ईरान है, इनके अंदर भारत के लगभग 80 लाख एनआरआई रहते हैं। 80 लाख एनआरआई, सोचिए, ये तो 80 लाख तो मैंने 2019 में लिखी हुई बातें ही हैं, 2019 में लिखी थी ये चीजें। अब सोच के देखिए कितना हो गया होगा, लगभग 1 करोड़ लोग रहते होंगे। कोरोना के टाइम पे ये लोग जो ये इंडिया में वापस आए थे, दुबई से उधर से छोड़ छोड़ के। 80 लाख लोग एनआरआई रहते हैं, 80 लाख एनआरआई रहते हैं भारत के। ठीक है, तो इस पॉलिसी को जो है डॉक्टर मनमोहन ने 2005 में शुरू किया था। लुक वेस्ट पॉलिसी जो डॉक्टर मनमोहन ने शुरू की थी। अब 80 लाख एनआरआई रहते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की जो मुद्रा, वो कितनी मुद्रा ला सकते हैं? यहाँ पे जो जॉब करता है, कोई कोई बिजनेस करता है, कोई वैसे गया हुआ है, ठीक है, रोजगार के लिए गया हुआ है, ठीक है, कोई पढ़ने के लिए गया हुआ है, तो यहां से जो पैसा आता है वो भारत के लिए तो बहुत फायदा करता होगा। यानी कि भारत को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है तेल, तो इनको इनकी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता होगा ना। तो यहाँ पे जो एनआरआई रहते हैं, उनसे जो है भारत पैसा लेकर के वो जो यहाँ से कमाएंगे वो उसी मुद्रा में लाएंगे इन देशों की करेंसी के अंदर। तो इन देशों की करेंसी भारत में आएगी, भारत की अंदर जब इनकी करेंसी आएगी तो भारत जो वो तेल आराम से खरीद पाएगा, भारत को जो इनकी करेंसी खरीदनी नहीं पड़ेगी। 80 लाख एनआरआई जो है वो भारत का काम करेंगे, तो बहुत बड़ा रोजगार पैदा करते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि एक तो 80 लाख एनआरआई भारत के वहां रह रहे हैं, दूसरी चीज फिर जो है वो यहाँ पे ये है कि ये सभी देश जो हैं कि मतलब कि हमें ऑयल खरीदना है। ठीक है, तो 2005 में डॉक्टर मनमोहन ने इसको शुरू किया। तो ये जो सभी देश हैं ये भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत जो है वो यहाँ पे है, तो भारत के ये पश्चिम में स्थित है, इस तरफ, ये वेस्ट है, इस तरफ स्थित है। ठीक है, तो जो एनआरआई है, एनआरआई जो है इनके द्वारा जो है वो भारत के लिए बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाया जाता है। तो इस पॉलिसी से जो भारत की जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी है, जो वो काफी बेहतर हुई है। यानी कि हमने ऑयल प्रोडक्शन किया है, तो वहां से जो है हमने यहाँ पे अपने ऊर्जा स्रोत जो है काफी मजबूत किए हैं। और एनआरआई के जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को भी जो है वो प्रोटेक्शन दी गई है इस पॉलिसी के अंदर। तो लुक वेस्ट पॉलिसी के अंदर जो है वो जो भारत का जो एनआरआई वहां पे रहता है उसको भी प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, ये सब चीजें वहां पे हमने यूज की हैं। तो ये थी लुक वेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी जो है वो इंडिया की, वो देखिए उसके अंदर क्या होती है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में क्या होता है कि यहां पे देखिए, सॉफ्ट पावर को हम किस तरीके से देखते हैं, आपको पता है ना सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट किसका है? जोसेफ नाई को याद कीजिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर का, जो कॉन्सेप्ट है जोसेफ नाई ने दिया था, इसको कॉइन किया था जोसेफ नाई ने। ठीक है, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर उनकी किताब का भी नाम है। तो इस डिप्लोमेसी का मतलब है कि दूसरे देशों के साथ में बेहतर संबंधों को बनाने के लिए, उनको स्टेब्लिश करने के लिए हमें जो ट्रेडिशनल तरीके थे, परंपरागत जो तरीके होते थे, उनकी बजाय हमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए जो है हम दो तरीके अपनाते हैं। एक अपनाते हैं हम ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, दूसरा अपनाते हैं हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल तरीकों मतलब कि हम इकोनॉमिक मजबूती चाहते हैं,
इकोनॉमिक एंड सोशल जो तरीके हैं उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि इन दोनों चीजों को देखिए, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे? तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मतलब ही ये है कि ये इनको रिप्रेजेंट करती है, इकोनॉमिक एंड सोशो डेवलपमेंट को, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। ये ट्रेडिशनल की बात नहीं करती। दो तरीके से मदद की जाती है देशों की, ठीक है। एक होती है परंपरागत मदद के क्या तरीके थे, परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल तरीके क्या होते थे, और दूसरे हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरीके। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरीके क्या होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। और इसमें क्या है कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे उसमें क्या होता था कि कोई देश जो वो एक देश को इकोनॉमिक हेल्प करता, और दूसरी हेल्प करता वो यहाँ पे मिलिट्री हेल्प, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री हेल्प, यहाँ पे इकोनॉमिक हेल्प, ये दो मदद फायदे करता था कि हम जो है आपको पैसा दे देते हैं, आपके साथ ट्रेड बनाए रखते हैं, या फिर हम आपको हथियार दे देते हैं, मिलिट्री प्रोवाइड करवा देते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे बनाए रखता, ठीक है। ये थे परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके, पहले जो यूज होते थे, आज से पहले जो यूज होते थे। अब मॉडर्न टाइम आ गया, मॉडर्न टाइम में क्या चीज हो रही है, चीज हो रही है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, सामाजिक आर्थिक विकास करना है। उसके क्या तरीके होंगे? उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, जो कल्चरल रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको मजबूत करेंगे। कल्चरल रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अब सिर्फ इसके ऊपर फोकस नहीं है कि इकोनॉमिक या सैन्य मदद चाहिए, ये नहीं चीजें चाहिए। इनको चाहिए कि हम एक देश के साथ में अच्छे संबंध बनाए। अच्छे संबंध कैसे बनेंगे कि हम उनके साथ में बातचीत अच्छी बनती रहे, ठीक है, सिर्फ पैसे का रिलेशन ना रहे। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम जो है एक देश की मदद करेंगे, किस तरीके से? कल्चरल रिलेशन बनाएंगे, कि जैसे माना कि हमने हमने जयंतियां मनाना शुरू की, हमने वहां के महोत्सव मनाना शुरू किए, यानी कि फेस्टिवल, फेस्टिवल को हमने मनाना शुरू किया। फेस्टिवल को कैसे मनाएंगे? जैसे कि कल्चरल रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन क्या करेंगे, कल्चरल रिलेशन जो है वो हमें मजबूत करते हैं किसी देश के। जैसे रसिया है, रसिया भारत की जो हिंदी लैंग्वेज है उसको पढ़ाता है वहां पे, हमारे रिलेशन मजबूत, हम रसियन पढ़ाते हैं। रसिया जो हो गांधी जयंती मनाता है, हम भी मनाते हैं। हम किसकी मनाते हैं? हम यहाँ पे लेनिन की जयंती मनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्टालिन को भी लोग मानते हैं यहाँ पे। फिर दूसरी चीज यहाँ पे कि जैसे हमने बांग्लादेश के साथ में कल्चरल रिलेशन बनाने हो, तो बांग्लादेश के साथ में कल्चरल रिलेशन के अंदर हम क्या चीज देखते हैं? तो बांग्लादेश क्या करता है कि भारत का जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाता है। भारत क्या करता है? भारत भी जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो, सॉरी जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं है, अम, रहमान नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी जयंती मनाता है भारत, ठीक है। और उनके साथ में कल्चरल रिलेशन को मजबूत करने के लिए जो कि वो देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने दोनों देशों का जो है वो राष्ट्रीय गीत लिखा है, राष्ट्रीय गान लिखा, सॉरी राष्ट्रीय गान लिखा है। फिर तो ये चीजें जो है ये कल्चरली बहुत मजबूत करती हैं देशों को आपस में। तो यहाँ पे सोसाइटी के सोशल तौर पे हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज जैसे कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे इकोनॉमिक तौर पे। हम सिर्फ सैन्य मदद या आर्थिक मदद नहीं करेंगे, अब नए तरीके से हम बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, कि जैसे हम क्या करेंगे, सड़क बना दी वहां पे, हमने वहां पे पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी, बिजली के लिए वहां पे जो हमने पावर हाउस खुलवा दिए, ठीक है, पावर प्लांट खुलवा दिए। फिर जैसे हमने हॉस्पिटल्स बनवा दिए, वहां पे स्कूल बनवा दिए। ये बेसिक फैसिलिटीज जो है, ये बेसिक ढांचा जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो ये मजबूत कर रहे हैं हम। ये तरीका है मॉडर्न टाइम में जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तरीका है। तो हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरीके को जो है, इसी तरीके को हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। और इसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है आज के समय पे। इसी के ऊपर क्या फोकस करते हैं हम? सॉफ्ट पावर के ऊपर फोकस करते हैं। यहीं से हम निकाल करके लाते हैं कि सॉफ्ट पावर काम क्या करती है। ओके, इसके बाद जो है, इसके बाद आता है हमारा ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या है कि जब हम रिलेशंस की बात करते हैं, जब हम यहां पे बात करते हैं कि, एक सेकंड, जब हम, आपने देखा ना कि भारत की कंडीशन कैसी है, कि हम यहां बना के देखते हैं, ये भारत मान लीजिए कि यहाँ पे, सॉरी यार ये क्या बन गया, देखिए, भी माउस से जैसा बनेगा वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये बन गया इंडिया। जब हम कोई भी द्वीपीय देश देखिए, द्वीप का मतलब होता है कि ये जैसे श्रीलंका है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है द्वीप।
और जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है प्रायद्वीप। ठीक है, भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ, दो तरफ, तीसरी तरफ। एक ही तरफ खाली है हमारी, ये वाली। बाकी भारत जो है वो पानी से घिरा हुआ देश है। तो जब हम बात करते हैं द्वीपीय और प्रायद्वीपीय देशों की, उनके साथ में रिलेशन बनाने की बात करते हैं, तो उस समय पे हम ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी यूज करते हैं। यानी कि जब भारत अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए ब्लू इकोनॉमिक, जब अपने मतलब कि द्वीपीय और प्रायद्वीपीय, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों के साथ में, या फिर जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन देशों के साथ में जब भारत रिलेशन बनाए, अफ्रीका के महाद्वीप लगा लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप के देश लगा लीजिए, इन देशों के साथ में, यानी कि ये जो द्वीपीय आइलैंड कंट्री हैं, आइलैंड कंट्रीज के साथ में, और प्रायद्वीपीय यानी कि भारत जैसे जो देश हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरे हों, उनके साथ में जब भारत रिलेशन मजबूत करने की कोशिश करे, तो उसको कहते हैं ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको हम हो सकता है अलग से भी बताएं। इसके बाद भारत यूज करता है 2+2 वार्ता को। 2+2 वार्ता होता है कि जब दो देशों के दो मंत्रालय, यानी कि जब दो देशों की दो मिनिस्ट्री, यानी कि भारत या और कोई देश, उसकी दो मिनिस्ट्री, भारत की एक दो मिनिस्ट्री, भारत की दो उस देश की मिनिस्ट्री, आपस में जब नेगोशिएट करें, आपस में जब बातचीत करें, उसी को हम कहते हैं 2+2 वार्ता, 2+2 नेगोशिएशन। ठीक है, 2+2 नेगोशिएशन वही होती है कि 2+2, यानी कि दो भारत की मिनिस्ट्री, दो उनकी मिनिस्ट्री, वो आपस में बातचीत करेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर के। भारत जो अभी इस समय पे बात कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए, आप कैसे मानेंगे, भारत का फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, और भारत का जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, दो मिनिस्ट्री हो गई। फॉरेन मिनिस्ट्री वहां की भी, और वहां की दूसरे देश की जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो भारत के साथ बातचीत करें, वो आपस में बातचीत करें। भारत आजकल जो यूज करता है ना, इसको जापान के साथ यूज करता है 2+2 को, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत करता है, यूएसए के साथ बात करता है, इन्हीं देशों के साथ भारत की 2+2 चलती है, तीन देशों के साथ में फिलहाल। ठीक है, तो 2+2 वार्ता भारत की इन तीन देशों के साथ में चलती है। ठीक है, और कोई नया देश जुड़ेगा वो आगे देखेंगे ये लोग। इसके बाद है नॉन अलाइनमेंट 2.0, काफी लंबी है, चलिए कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2.0 पॉलिसी भारत की। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तैयार करने के लिए एक थिंक टैंक होता है भारत का। तो भारत का एक थिंक टैंक है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को तैयार करता है, जो 2012 में उसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। भारत के फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक ने 2012 में जो है एक रिपोर्ट दी, जिसका जो टाइटल है वो था नॉन अलाइनमेंट 2.0, ए फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर इंडिया इन 21st सेंचुरी। ठीक है, ये जो थिंक टैंक है 2012 में जो ये रिपोर्ट पेश की, उसका टाइटल है नॉन अलाइनमेंट 2.0, ए फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर इंडिया इन 20th सेंचुरी। ठीक है, इसका ये टाइटल था। इसके अंदर तीन मेन बातें ली गई थी, नॉन अलाइनमेंट 2.0 के अंदर तीन बातें थी। तीन बातें क्या थी? एक तो यह थी कि भारत की जो विदेश नीति है वो 21वीं शताब्दी में, यानी कि जो 21st सेंचुरी है, उसके अंदर जो इनके सामने जो चुनौतियां हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो 21st सेंचुरी में जो भारत के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो चुनौतियां पेश होने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग हो। यानी कि भारत जो है वो एनवायरमेंट को देख के पॉलिसी बनाए, भारत टेररिस्ट चीजों को देख के पॉलिसी बनाए, भारत बदलते परिवेश को, जो वर्ल्ड एनवायरमेंट है, जो इंटरनेशनल एनवायरमेंट है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको ध्यान में रख के पॉलिसी बनाए। ये कहने का मतलब 21st सेंचुरी में तो ये चुनौतियां हैं भारत के सामने, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की पॉलिसी जो है उनको देख के पॉलिसी बने। दूसरी ये कहता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें जो उच्च मानवीय मूल्य, यानी कि हाई लेवल के जो हैं वो ह्यूमन वैल्यूज होनी जरूरी है। यानी कि हाई ह्यूमन वैल्यूज को जो है इसमें शामिल किया जाना चाहिए। भारत की जो विदेश नीति है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें हाई ह्यूमन वैल्यूज को जो है वो हम शामिल करें। ठीक है, और जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि भारत की विदेश नीति के अंदर, भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हाई लेवल के, यानी कि उच्च मानवीय मूल्य हैं, उच्च स्तर की जो बातें हैं वो शामिल हो, यानी कि पॉवर्टी कम हो,
पोवर्टी को ध्यान में रखा जाए, गरीबी को ध्यान में, जो गरीबी की हम बात करें उसकी बात हो गई, कुपोषण की बात हो गई, ठीक है। हम स्वास्थ्य की जो बात करते हैं वो बात होनी चाहिए, हम रोजगार की बात करें, ये उच्च मानवीय मूल्य हैं, इनको जो है यूनिवर्सली तौर पे जो मूल्य होते हैं उनके अनुरूप हो, कि यूनिवर्सल तौर पे जो इंडेक्स आते हैं उन इंडेक्स को ध्यान में रख के भारत अपनी नीति बनाए, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उनको ध्यान में रख के बने, ठीक है। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात यहाँ पे ऐड होती है, वर्तमान में जो भारत को यूएसए और चाइना के साथ में जो रिलेशन है, यानी कि एक तो यूएसए के साथ की बात कर रहा है, एक चाइना के रिलेशन के साथ बात की, उनके साथ रिलेशंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसको जो है उसको इस्टेब्लिश करना है भारत को, ठीक है। और जो तटस्था बोलते हैं, किस चीज को बोलते हैं आप, न्यूट्रल, यानी कि यूएसए और चाइना के साथ में हम रिलेशन को स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। और न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी है उसके बीच में हम यहाँ पे संतुलन बना के रखेंगे, यानी कि ये जो यूएसए है, हमें जो रिलेशन बनाने हैं आज के समय पे, हमें पता है यूएसए और चाइना जो है वो बड़ी कंट्री हैं और बड़ी इकोनॉमिक पावर है और बड़ी मिलिट्री पावर है, बड़ी स्ट्रेटेजिकली पावर है इनके पास में, इन दो देशों के पास में। तो इनके साथ जो भी हमारा रिलेशन होगा, वो जो रिलेशन होगा इंडिया का, वो सारा का सारा जो है वो कंप्लीटली हमें न्यूट्रल तौर पे बना के रखना है। हमें ना इसके साथ दुश्मनी करनी, ना इसके साथ, हमें बैलेंस करके रखना है, ठीक है। न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी है उसको अपनाना है और बैलेंस बना के रखना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये हमारी कुछ फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया की। एक फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ी है, काफी लंबी है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो वो अभी नहीं करेंगे, स्पेशल बनाएंगे उसकी